जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए, तो खासकर आपको बता दूं कि आपके रेडियो मैकेनिक में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं, संचार व्यवस्था यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक है कि फिजिक्स में, वहाँ से होते हैं 5 क्वेश्चंस। और 5 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से, MS वर्ड से या कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक जानकारी पूछी जाती है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछेंगे सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आप लोगों को करना क्या है, बस आप लीड लगा लीजिए या फिर आप ईयरफोन लगा के बस सुन लीजिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम होना है रेडियो मैकेनिक का लास्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो आप लोग बस सुन लीजिए। अगर 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, नहीं तो आप ऑप्शन देखकर ही पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक बात और आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हमारा WhatsApp ग्रुप है वहाँ पर जुड़ें, तो वहाँ पर इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए, कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर कोई पूछ दे, क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, तो आप याद रखना कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। ठीक है, संगणक, संगणक ऐसे आप याद करने, संगणक, संगणक एड़ा होता है, का होता है। ठीक है, संगणक। एक बार और लिख देता हूँ मैं, संगणक, संगणक। ठीक है, कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद की कंप्यूटर की जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था, इसको भी याद करना। उनका नाम था बेबेज, बेबेज। ठीक है, बेबेज उनका नाम था, शायद पूरा नाम था चार्ल्स बेबेज या बेबेज, अगर आपको याद रहेगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर में वेबसाइट बहुत ज़्यादा सर्च की जाती हैं, या कंप्यूटर में वेबसाइटों को सर्च करते हैं तो वेबसाइट से बेबेज याद कर लेना। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो कंप्यूटर था उसकी मतलब सबसे पहले उसका प्रयोग कहाँ हुआ, तो आप ध्यान रखना कि कोलकाता में हुआ था। जगह का नाम था कोलकाता। ठीक है, जगह का नाम क्या था, कोलकाता। भारत में अगर सबसे पहले कंप्यूटर जहाँ प्रयोग किया गया, संस्था बनाई गई, उसको संस्था का नाम तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन जो संघीय करके थी, संघीय संस्था है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, शायद संघीय कोई संस्था है कोलकाता में, वहीं से हमारे भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो संघीय मतलब जैसे संगणक, गणक का मतलब क्या होता है, गणना करना। तो संघीय और कोलकाता, कोलकाता याद करना है। कैसे, अब एक कंप्यूटर से कोलकाता कैसे याद रहेगा कि भारत की जो सबसे पहले राजधानी थी वो कोलकाता थी। तो इसी हिसाब से ध्यान करना, अगर कंप्यूटर भारत में आया है तो कहाँ से आया है, कोलकाता से आया है। और कोलकाता में इसकी जो समिति थी, कहें तो वो संघीय समिति थी या संघीय संस्था थी, उसका नाम था संघीय। संघीय का मतलब होता है संगणक। ठीक है, वैसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर मशीन का नाम बताइए। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को अगर नाम, पुराना नाम अगर पूछते तो क्या बताएंगे इसको, तो कंप्यूटर का जो पुराना नाम था उसको ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ट्यूरिंग यानी कि ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये सब याद करना, ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। कंप्यूटर का पुराना नाम जो था ट्यूरिंग मशीन था। अब ट्यूरिंग को कैसे याद करें, जैसे मान लीजिए ट्यूरिंग मतलब टाइपिंग है, कंप्यूटर पे हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर का पुराना नाम क्या था, ट्यूरिंग मशीन था। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो हमारे कंप्यूटर से बनते हैं। आप इसको दोबारा रिपीट करना, मैंने ट्रिक बता दी, आप वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग से उठाए, आप उनको भी देखिएगा। एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं जो कि मैंने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से निकाले हैं, तो इन पर भी जरा गौर करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संपर्क में रखने पर सक्षम है, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ संपर्क में रखने पर सक्षम है। तो कौन सा वो हमारे पास विकल्प है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। माइक्रोसॉफ्ट, इधर देखिए एक, तो आप इधर देख सकते हैं कि 4 विकल्प इसके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको पता होगा अगर आप लैपटॉप वगैरह चलाते हैं। रीड ओनली मेमोरी, देखो रीड ओनली मेमोरी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ROM, ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। और RAM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इनका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर में कौन सा विकल्प जो कंप्यूटर हार्डवेयर को, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर यानी दोनों को एक साथ रख दिया, तो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट का मतलब क्या होता है, चलाना। अब दोनों को एक साथ रख के चलाएगा। ठीक है, दोनों को एक साथ रख के चलाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ करते वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, थोड़ी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और थोड़ा आप यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि RAM जो होता है, आपको पता रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन ये क्या होती है, अस्थाई होती है। पूछ सकता है कि कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है, तो कौन सी होती है वो, RAM। ठीक है, और जो हमारे पास स्थाई होती है वो हमारे पास होती है ROM। इसको भी याद करना, जो स्थाई मेमोरी होती है वो होती है ROM यानी रीड ओनली मेमोरी,
और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप देख सकते हैं क्या होता है, इसके बारे में तो पता है, लेकिन मदरबोर्ड के बारे में आप देख लीजिएगा कि मदरबोर्ड एक सर्किट, मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ठीक, पूछेगा कौन सा सर्किट बोर्ड है, तो सर्किट बोर्ड मतलब मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड, मदर को अपनी मम्मी से जोड़ लीजिए। जैसे कोई सर्किट होता है तो सर्किट के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसी प्रकार हम लोगों का जो ज़्यादा लगाव है या सर्किट से है तो जुड़े हैं एक तरीके से, तो मदरबोर्ड यानी सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? सर्किट बोर्ड है। या प्रोसेसर भी सभी हार्डवेयर के बीच संबंध बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब देखो ये प्रोसेसर क्या होता है? हार्डवेयर के बीच संबंध बनाता है, तो हमारा भी मदर के साथ में संबंध होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह विद्युत आपूर्ति में सहायता, इससे कोई मतलब नहीं इतना याद करना। सर्किट बोर्ड क्या होता है और हार्डवेयर के संबंध बनाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मदरबोर्ड है, इसको भी याद कर सकते हैं। एमएस वर्ड के बारे में बताया था। एमएस वर्ड का उपयोग रिपोर्ट, कहानियाँ लिखने में, आपने पता है एमएस वर्ड का उपयोग क्या किया जाता है? कुछ चीज़ टाइप करने में। टाइप करने में हम किसका उपयोग करते हैं? एमएस वर्ड का करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिखाएं आपको, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने तो वीडियो को बस लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जो लोग अभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस खोज रहे थे तो उन तक के बाद वीडियो पहुंच जाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संतति, एक सांस्थिति में एक केंद्रीय घटक कई नोड्स से जुड़े होते हैं। कई सांस्थिति, तो इसका मीनिंग अभी आपको समझाऊंगा नीचे। तो इसमें ये समझ लीजिए, किस सांस्थिति में एक केंद्रीय घटक कई नोड्स से जुड़े होते हैं। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं तारक संस्थिति, यानी तारक संस्थिति ऐसी होती है कि केंद्रीय घटक कई नोड्स से जुड़े होते हैं। अब आपने पढ़ा नोड्स क्या होते हैं? हमारे कोई वेव है एनालॉग परिपथ में ऐसे करके ऐसे तो मूव करती है, ठीक है। तो नोड्स क्या होते हैं? ये हमारा यहाँ पर होता है नोड और यहाँ पर हमारा होता है एंटी नोड। ये हमारा एंटी नोड होता है, एन होता है, यानी कि इसको कहते हैं प्रस्पंद और इसको कहते हैं निस्पंद। तो वही कह रहा है किस संस्थिति में एक केंद्रीय घटक कई नोड से जुड़े होते हैं, तो तारक संस्थिति होती है। अब इनके बारे में अगर आप पढ़ें डिटेल में तो आप पहले नेटवर्क संस्थिति पढ़िए कि नेटवर्क संस्थिति का मीनिंग क्या होता है। संदर्भित करता है नेटवर्क में नोड्स और लिंक कैसे व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क नोड एक ऐसा उपकरण है जो डेटा भेज सकता है, प्राप्त कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, आगे भेज सकता है। एक नेटवर्क लिंक नोड्स को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक नेटवर्क लिंक नोड्स को जोड़ता है और या तो सक्षम या वायरलेस लिंक को हो सकता है। अब देखिए नेटवर्क संस्थिति से आप याद करिए नेटवर्क मार्केटिंग को। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? अपनी बातें दूसरों तक भेजी जाती हैं, फिर दूसरे लोग उसमें जुड़ते हैं। वही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है? नोड्स को जोड़ता है। वही नेटवर्क संस्थिति क्या करता है? नेटवर्क को जोड़ेगा और इसको भेज सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो नेटवर्क संस्थिति को आप नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आप इसमें ट्री भी देख सकते हैं। ट्री, बस, ये सब रिंग वगैरह, ये सब नेटवर्क स्थिति के बारे में बता रखा है। संस्थिति प्रकार को समझाना एक सफल नेटवर्क बनाने का आधार प्रदान करता है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं क्या हो जाता है बार बार। अब आप समझ सकते हैं कि वलय संस्थिति क्या होती है। वलय संस्थिति में नोड्स का एक लूप से जुड़े होते हैं। वलय संस्थिति मतलब उसमें क्या होते हैं, और वलय संस्थिति भी आप चित्र समझ लेना, मैं समझा दूंगा। वलय संस्थिति में इसलिए उपकरण बिल्कुल दो आसन्न होते हैं। तो वलय संस्थिति आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोड्स एक लूप में जुड़े होते हैं। अब देखो नोड्स होते क्या हैं, आप इधर चित्र देखिए। अगर वलय संस्थिति है तो उसमें देखिए वलय संस्थिति देख लीजिए। वलय संस्थिति में क्या है कि जो नोड यानी कि नोड है वो क्या है? रिंग में है। और हमारे स्टार में क्या है? वो स्टार के रूप में नोड्स मौजूद हैं। बस टाइप में देखिए नोड्स, ऐसे सब नोड्स, चित्र चार खाने का मोबाइल ऐसा बना है, नोड्स जुड़े हैं। तो इन्हीं को संस्थिति कहते हैं, मतलब अरेंजमेंट होना क्या कहलाती है? संस्थिति कहलाती है। और आप आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष संस्थिति आप देख सकते हैं कि इस एक प्रकार की संरचना है जहाँ कई जुड़े हुए तत्व वृक्ष की शाखाओं की तरह। वृक्ष संस्थिति का अक्सर कंप्यूटर को कॉर्पोरेट नेटवर्क या डेटाबेस में जानकारी व्यवस्थित करता है। तो आप यहाँ से भी इजीली देख सकते हैं, यानी कि वृक्ष संस्थिति आपके लिए मेन चित्र ये है। ये सब संस्थिति का वही उदाहरण है, ठीक है, कि कैसे क्या संस्थिति होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बस लीड लगाकर सुनिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से उठाए हैं, कुछ अपने आप भी बता रहा हूँ, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सिस्टम नहीं है? तो आप देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जोड़ के रखता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। कंपाइलर, प्रिंटर ड्राइव और MS ऑफिस। तो सॉफ्टवेयर क्या नहीं? MS ऑफिस। MS ऑफिस का काम क्या होता है? इसके ऊपर हम लोग MS वर्ड के ऊपर कुछ लोग लिखते हैं, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पेन ड्राइव क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप समझिए कंप्यूटर प्रोग्राम की एक श्रेणी है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बनाया गया है। यदि हम कंप्यूटर सिस्टम के
लेयर्ड आर्किटेक्चर की कल्पना करते हैं। तो यही सब लिखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बस जोड़ने का ही मीनिंग निकलता है। कंपाइलर क्या होता है, प्रिंटर ड्राइव क्या होती है, इनको समझ लीजिएगा। कंपाइलर देखो क्या होता है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर एक भाग है जो विशिष्ट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के उपयुक्त मशीन कोड को उच्च स्तरीय स्रोत कोड को ट्रांसफ़र करता है। यानी कंपाइलर ऐसी है जो हमारे चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि एक होता है ट्रांसड्यूसर, आपने पढ़ा होगा ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, परिवर्तित करता है एक दूसरे रूप में। आपने कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा। तो ट्रांसड्यूसर का क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको परिवर्तित करता है। जब हमारे प्रेसी से अभिग्राह्य तक कोई चीज़ भेजी जाती है, उसी हिसाब से कंपाइलर जो है ये भी हमारे पास क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है। यानी कि कंपाइलर को आप ट्रांसड्यूसर से याद कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर मतलब रिफॉर्म करना, यानी कि उसको परिवर्तित करना। उसी हिसाब से कंपाइलर को आप याद कर सकते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म करता है। प्रिंटर ड्राइव क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच संबंध को दिखा। देखिए कम्युनिकेशन शब्द आ गया। प्रिंटर ड्राइवर यानी कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में जो संबंध को दर्शाए वो हमारे पास प्रिंटर ड्राइव होती है। तो बस ऐसे याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप सामने क्वेश्चंस देख पा रहे हैं हमारा प्रीवियस 2022 का एक क्वेश्चन है, शायद 2022 में आया था। पूछ रहा है कि मॉडुलन विमॉडुलन जब एक साथ हो जाए तो उसको मॉडम कहा जाता है। ठीक है, बहुसंकेतक, सीरियल पोर्ट, इसमें सारे ऑप्शन है। मॉडम ही इसका राइट आंसर। गेटवे, अब गेटवे क्या होता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। गेटवे क्या होता है, यानी जहाँ पर हमारा मॉडुलन का मतलब क्या होता है कि तरंग को, अगर कम आवृत्ति की तरंग है तो उसको मॉडल करके थोड़ी ज़्यादा आवृत्ति की तरंग बना दी ताकि वो अभिग्राह्य तक पहुँच जाए। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि हमारा विमॉडुलन क्या होता है। विमॉडुलन का मतलब होता है जब अभिग्राह्य तक पहुँचती है तो उसको पुनः उसी रूप में प्राप्त करने के लिए उसको दोबारा विमॉडुलन किया जाता है। जैसे चुंबकन भी चुंबकन यानी नष्ट करना। ठीक है, उसी हिसाब से अब देखिए एनालॉग ट्रांस, अब आगे आप पढ़िए जरा। यहाँ पर बहुसंकेतक देखिए क्या होता है। अब देखिए बहुसंकेतक यानी बहुत से संकेत, यानी कई इनपुट में से एकल सामान्य आउटपुट लाइन पर। अब बहुसंकेतक को आप ऐसे याद करेंगे कि बहुसंकेतक का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा संकेत जहाँ पर मिले उसे बहुसंकेतक कहते हैं। कह रहा है कि एकल आउटपुट यानी कई इनपुट में से एकल आउटपुट, यानी कि संकेतक यानी बहुत ज़्यादा संकेत जाते हैं और हमको केवल एक आउटपुट मिलता है तो क्या होता है, बहुसंकेतक होता है। ठीक है, 2 की पावर n आउटपुट के लिए n चुनिंदा लाइन है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। बहुसंकेतक मतलब संकेत तो बहुत गए लेकिन आउटपुट हमको 1 मिला तो बहुसंकेतक कहलाता है। गेटवे जरूरी है क्योंकि गेटवे शायद पेपर में आ भी सकता है। तो गेटवे का मीनिंग होता है कि गेटवे दूरसंचार नेटवर्क के लिए, दूरसंचार के लिए प्रयोग किया जाता है हार्डवेयर। तो गेटवे क्या है, एक हार्डवेयर है। गेटवे हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है जो कि असतत नेटवर्क में दूसरे को प्रभावित करने की अनुमति देता है। तो आपको इतना याद करना है, गेटवे क्या है, एक हार्डवेयर है और इसका काम दूरसंचार में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट जो हमारे पास होता है ये ज़्यादा मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है और एक समय में एक बिट संचारित में सक्षम है। यानी कि सीरियल पोर्ट जैसे नहीं कहते सिम पोर्ट करा लें। ठीक है, तो क्यों कराते हैं हम लोग, उसका यूज़ करते हैं। सिम पोर्ट कराते हैं ना तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसी हिसाब से सीरियल पोर्ट का मीनिंग ये हो जाएगा कि कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, इसका उपयोग करने की जहाँ पे बात आएगी तो वो क्या होगा, सीरियल पोर्ट होगा। हम लोग उसको पोर्ट करा रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताऊंगा अपने शायद इसी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि भैया ज़रा सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की होने वाली है। सीधे सीधे कहें कि आप लोग जो सोच रहे थे कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है सो बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो कल आप पेपर देंगे तो पेपर में देख लेना, साइड में लिखा होगा। अगर लिखा है पॉइंट का 25 लिखा है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है। और अगर आपके साइड में लिख कर आता है 0.5 यानी कि केवल 0.5 लिख के, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो आप लोग चेक कर लेना। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो रखी गई है 1/4 की यानी कि 0.5 की। तो थोड़ा तुक्का कम लगाना, नहीं तो फिर तुक्का हो जाएगा काम। बाघ तरंगों के साथ संदेश को अध्यारोपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए मैंने अभी बताया था क्या कहलाती है, मॉडुलन कहलाती है। भी मॉडुलन थोड़ी ना कहलाएगी। मॉडुलन क्षीणन क्या होता है, जैसे संदेश हमारा जाता है संचार क्षेत्र से होते हुए तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत क्षीण हो जाता है, शोर शराबा होता है तो उसमें क्षीणन आ जाता है। तो उसको फिर हम लोग मॉडुलित करते हैं। ठीक है, या उसको प्रेषित करते हैं, प्रवर्धक करते हैं, तो वही मॉडुलन हो जाएगा। संसूचन क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पर पूरा बता दिया है। तो अगर पढ़ना चाहें तो आप देख भी लें। इस चित्र से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। देखिए एम हमारे पास एम मॉड्यूलेशन ऐसा होता है
FM मॉड्यूलेशन ऐसा होता है, हम लोग AM मॉड्यूलेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। पूछा जाता है कौन सा मॉड्यूलेशन इंडिया में यूज़ किया जाता है या जनरली यूज़ होता है AM, जबकि FM अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग AM को ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में अगर मैं बता दूं तो अभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। FM हमारे पास इतना होता है, फेस जो हमारा PM होता है ऐसा होता है, यानी जो ज़्यादा घना जिसमें फ्रिक्वेंसी है ए वाली, ये हमारे पास क्या है FM है। कम थोड़ी घनी हो फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास वो ऊपर वाले AM है, ये FM है। और हमारे पास अब तक सीधे सीधे अगर बात करूँ इनकी फ्रिक्वेंसी की, तो अगर मैं बात करूँगा AM की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो अगर AM की फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो इसकी फ्रिक्वेंसी आती है किलो हर्टेज में, ठीक है, किलो हर्टेज में, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा समझ लो 540 किलो हर्टेज से होती है, लगभग 1600 किलो हर्टेज के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास AM की फ्रिक्वेंसी होती है। FM की फ्रिक्वेंसी कम होती है, ये हमारे पास 88 से 108 होती है, 88 से 108 मेगा हर्टेज, 88 से 108 मेगा हर्टेज होती है हमारे पास FM की फ्रिक्वेंसी। तो इसको आप याद करना, फ्रिक्वेंसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। बाकी जो ये हमारा जो क्वेश्चन है कहाँ से, संचार व्यवस्था चैप्टर से हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि डेटा को उसके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए TCP और IP कौन सी परत जिम्मेदार होती है। तो जो अब देखिए एक परत एक से दूसरी जगह पहुँचा रही है, तो उसमें कौन सी परत जिम्मेदार है, नेटवर्क परत। अब नेटवर्क को नेटवर्क मार्केटिंग से याद करिए। नेटवर्क मार्केटिंग वाला क्या करता है, अगर आपको पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं जब तक आपको करोड़पति बना नहीं देगा, ठीक है। तो नेटवर्क को नेटवर्क मार्केटिंग वाले से ले लीजिए कि वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको यहाँ से और यहाँ ना पहुँचा दे, कहाँ तक, 1 करोड़ तक। तो वही सिस्टम है। तो कौन सी परत जिम्मेदार होती है, नेटवर्क परत जिम्मेदार होती है। क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। अब इसका थोड़ा आप रूप देख ले, ट्रांसपोर्ट परत क्या होती है, अनुप्रयोग परत क्या होती है, इसको भी आप समझ लीजिए। अब जब आप इसमें समझेंगे तो देखिए ये हमारे पास पूरा सिस्टम होता है, TCP का पूरा सिस्टम IP का होता है। तो ऊपरी वाली जो परत होती है इसको कहते हैं एप्लीकेंट लेयर, नीचे वाली को ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जो लेयर दिख रही है ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये हमारे पास इंटरनेट है, यानी कि नेटवर्क वाली ये सबको पहुंचा रही है। सॉरी, ये हमारा इंटरनेट लेयर है, ये हमारे पास नेटवर्क लेयर है, यानी कि ऊपर से जो यहाँ से शुरू होता है उस लेयर को बोलते हैं एप्लीकेंट लेयर, ठीक है। वो हमारे पास एप्लीकेंट लेयर होती है जहाँ से मैसेज वगैरह शुरू होता है और जिसके माध्यम से आता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मैसेज को ट्रांसफ़र करे, ट्रांसपोर्ट को कहाँ से याद करेंगे, अभी बताया था, ट्रांसड्यूसर से, यानी कि परिवर्तित करे। और बीच में क्या हमारा इंटरनेट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर जो लास्ट तक पहुँचेगी वो हमारी क्या है, नेटवर्क लेयर है। इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं। आप बस सुनते रहिए एक लीड लगाकर बस। अब कह रहे OSI के 7 स्तर हैं, जिसमें एप्लीकेशन स्तर, ये सब स्तर के बारे में पूछा नहीं सकता। आप ये ध्यान रखिए, OSI में क्या होता है, 7 स्तर होते हैं। अब OSI को आप याद कर लीजिए CBI से, जैसे कि CID से भी याद कर लीजिए कि OSI जो है इसमें स्तर कितने होते हैं, 7 स्तर होते हैं। या कह दीजिए CID में 7 ऑफिसर होते हैं। आप उनके नाम सोच लीजिए, जैसे कि 2 लेडीज़, दया और जयशंकर प्रसाद, कौन कौन थे मुझे याद भी नहीं। तो CID का सीन सोच लीजिए। तो OCI में 7 स्तर होते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। और संसूचन को याद करिए, यानी संसूचन, इसका मतलब जहाँ पर सूचना मिलती है, जो सूचना, संसूचन को सूचना से याद रखना है कि जहाँ पर सूचना प्राप्त होती है उसे संसूचन कहते हैं, ठीक है। बताइए गेटवे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था गेटवे क्या होता है, तुरंत बताओ। आप भूल गए होंगे गेटवे क्या है, बताया तो था। गेटवे हमारे पास होता है, एक हार्डवेयर होता है जो क्या करता है, एक तरीके से जोड़ता है, ऐसे कह सकते हो। फिलहाल गेटवे हार्डवेयर होता है। सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक पोर्ट करता है, यानी कि क्यों पोर्ट करते हैं, एक दूसरे को यूज, सिम को पोर्ट करते हैं ना, तो एक दूसरे को यूजफुल बनाने के लिए। और बहुसंकेतक मतलब जहाँ पर बहुत सारे संकेत से इनपुट हमें एक मिले, ऐसे याद कर लेना बस। आप बार बार सुनोगे याद हो जाए। 2 या 2 से अधिक भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस है, यानी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने वाला डिवाइस कौन होता है। तो देखिए इसका आंसर गेटवे होता है। मैंने गेटवे को क्या बताया कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर को आप याद कर लीजिए, बहुत हार्ड है, मतलब कठिन भी जो काम होगा, 2 या 2 से ज़्यादा कठिन ही काम हो गया तो हार्डवेयर ही कर सकता है। हार्डवेयर का काम कौन करता है, गेटवे। रिपीटर क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ऐसे आप अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन था आपका कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्क कनेक्ट को कौन करता है, गेटवे, ठीक है। अरे यार क्या होता है बार बार ये। तो आप गेटवे के बारे में पढ़ भी सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक भिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस गेटवे है, या फिर क्या जो हार्डवेयर है वो भी गेटवे है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं गेटवे के बारे में, ठीक है। और अगर हम आपको आगे स्विच के बारे में पढ़ाएं तो स्विच क्या होता है, स्विच आपने अपने घर में देख रखा होगा, लाइट वगैरह जलाते हैं तो उसको स्विच कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि एक नेटवर्क स्विच उपकरणों के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। हमारे घर में लाइट का स्विच होता है, जब स्विच दबाते हैं तभी तो लाइट आगे बढ़ती है। तो यानी कि आगे बढ़ाने का काम क्या करता है, स्विच करता है। तो यहाँ से स्विच के बारे में। और OSI के बारे में बताए, CID, इसमें 7 स्तर होते हैं, इसको याद कर लेना। परत 2 या डेटा लिंक परत काम करते हैं, इसको छोड़िए। रिपीटर क्या होता है, जो चीज़ को रिपीट करे। रिपीटर का मतलब क्या होता है,
रिपीट करना भौतिकी परत का काम करता है। यह हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रत्येक प्रेषक से आने वाले सिग्नल को रिसीवर तक भेजने में पुनः पुनः उत्पन्न करता है। यानी कि पुनः उत्पन्न करने का मतलब जो सिग्नल प्रेषी से आ रहा है उसको पुनः उत्पन्न कर रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। तो रिपीटर का मतलब रिपीट से मतलब दोबारा कोई काम हो जाए, पुनः काम हो जाए, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। हब का मीनिंग क्या होता है? अब देखिए हब का मीनिंग देखिए, एक नेटवर्क हब नोड है जो कि डेटा को हर कंप्यूटर या उससे अधिक डिवाइस पर प्रसारित करता है। एक हब में कई पोर्ट होते हैं या साधारण कंप्यूटर को LAN से जोड़ने के लिए उपयोगी है। तो हब को याद कर लीजिए, हर कंप्यूटर से, हब को याद करिए, हर कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे हब कहते हैं। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित कब हुआ था? कोलकाता में हुआ था और सांख्यिकी संस्थान थी, ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़र के लिए इंटरनेट स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और डेवलपर्स द्वारा आगे की वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए सोर्स के कोड साथ, क्या पूछ रहा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कि सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, यानी कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, तो उसको कोड के साथ क्या कहते हैं? तो वो ओपन सोर्स। अब देखिए ओपन, किसी चीज़ अगर ओपन है तभी तो सबके लिए उपलब्ध होगी भाई। ओपन है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो सबके लिए ऑलरेडी उपलब्ध है। अब देखिए इसका नाम देखिए यहाँ पर ऊपर वाले का कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप नीचे पढ़िए ज़रा। ये हमारे पास क्या होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक संगठन या एक व्यक्तित्व के स्वामित्व है, यानी कि प्रोप्राइटरी मतलब प्राइमरी, यानी कि एक संगठन या एक व्यक्तित्व के लिए स्वामित्व है। और जो सबके लिए है वो हमारे पास ओपन सोर्स है, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर या लिब्रे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, शर्तों के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो यूज़र को किसी भी उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर रन करने के साथ, ये सब बात तो इसको छोड़िए, आप याद करना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और साथ में याद करना है कि हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबके लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। और एक आता है अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। ये देखिए अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यानी कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं होती है। अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर मतलब यूज़र के पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर को हम लोग अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर कह रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का घटक क्या? तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ट्रांजिस्टर तो होता ना, वैक्यूम और ट्यूब बल्ब था, ठीक है। तो प्रथम जो पहले का कंप्यूटर था उसका जो घटक था वो वैक्यूम और ट्यूब बल्ब था। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, दो डायोड होते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं एकीकृत पर। और इसके बारे में तो आपको सब पता ही होगा, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कमांड शुरू करने या किसी डिवाइस को मोड में बदलने के लिए होस्ट द्वारा निम्न में से कौन सा रजिस्टर लिखा जाता है, यानी कि आई और पोर्ट रजिस्टर लिखा जाता है। यानी कमांड शुरू करने किसी डिवाइस को मोड में बदलने, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल की मोड चेंज करते हो तो कंट्रोल रजिस्टर को दबाते हो भाई। कौन सी मोड होती है जो हम फिल्म वगैरह गेम वगैरह खेलते हैं, तो अगर उस मोड में करते हैं तो कंट्रोल रजिस्टर को दबाते हैं, तो बस यही का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर हम लोग कमांड या डिवाइस के मोड को बदलें तो कंट्रोल रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और अगर आप कंट्रोल्स की यानी कि जो शॉर्टकट अगर देखना चाहते हैं शॉर्ट की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, इसके आप देख सकते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर में पूछा जाता है अंडो रीडो वाली पूछी जाती है, अंडो रीडो। तो कंट्रोल प्लस बाई मतलब रीडो और कंट्रोल प्लस अंडो, ये आपसे पूछा जाता है। क्लोज, अगर विंडो क्लोज करना है तो विंडो क्लोज कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ दबाइए, W दबा दीजिए, विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है प्रिंट करने के लिए तो P दबाना पड़ता है, आपको पता होगा। ये पूछा जाता है न्यू डॉक्यूमेंट्स पेज ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस N दबा। जैसे आपसे क्वेश्चंस करे इंग्लिश में, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में पढ़ लेना, तो आपके जल्दी से आप आंसर को एलिमिनेट करके अपने मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे, खासकर ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। और अगर देखिए अगर सबको सिलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस ऑल सेलेक्ट। और आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है बस यही सारे पूछे जाते हैं जो जिसमें मैंने टिक कर दिया। सेव करने के लिए पूछा जाता है, किसी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कौन सी की दबाते हैं तो कंट्रोल प्लस S दबाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जीमेल की, थोड़ी बात करता हूं कि अगर जीमेल में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को रिप्लाई देना, जिसने हमें किसी ने मैसेज किया है उसी को रिप्लाई देना है तो किस पर क्लिक करते हैं? रिप्लाई पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ना कि रिप्लाई ऑल पर। फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड पर, अगर उसको रिप्लाई करेंगे उसी को जिसने भेजा है सेंडर को ही, तो रिप्लाई पर। रिप्लाई ऑल मतलब सभी को एक साथ भेजें, रिप्लाई दें, तब वो रिप्लाई ऑल पर होता है क्लिक, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। और अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए वाहक तरंगे सूचना को सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब होता है मॉडुलन करती हैं, तो उसी का मॉडुलन होता है संचार, मतलब संप्रेषी जो मतलब भेजता है वो संचार, जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है। ट्रांसमिशन अलग चीज़ होता है, ट्रांसड्यूसर अलग होता है। ट्रांसड्यूसर होता है रिफॉर्म करना, ट्रांसमिशन मतलब होता है ट्रांसफ़र करना।
और डिमॉड्यूलेशन के बारे में अभी आपको पता, डिमॉड्यूलेशन का है डिमॉड्यूलेशन का है, बात एक ही होती है, ठीक है। जो हमारा जब तरंग हमको प्राप्त हो जाती है उसके बाद हमारा डिमॉड्यूलेशन किया जाता है उसको उसी रूप में पाने के लिए। मॉड्यूलन किसके, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड्यूलन किस लिए आवश्यक है। हमने क्या बताया, कम आवृत्ति की तरंग होती है उसको ज़्यादा में बदलने के लिए आवश्यक है। तो पहला तो आंसर ये हो जाएगा, सिग्नल अनुपात में सुधारने के लिए ए भी आंसर हो जाएगा। ए भी यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगर दो आंसर आपको लगे तो उसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होता है। एक एंटीना पर मुक्त स्थान से माध्यम से विद्युत संकेत को प्रसारित करने के लिए ए भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको पढ़ के रखिएगा। और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का, और देखो पूछा गया था कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मैंने कहा आप इन क्वेश्चंस को एक बार दिमाग में रख जरूर लीजिएगा कि शायद इनमें से क्वेश्चन आ जाए। तो मॉडेम होता है गेटवे, हार्डवेयर होता है, और गेटवे का काम क्या होता है अभी आपको बताया, रिपीट करके देखना। सीरियल पोर्ट के बारे में बताया, बहुसंख्यक के बारे में बताया था। पोर्ट मतलब किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तब उस टाइम। अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने रिवाइज कराए हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं इसका आप देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना जरूरी है। मॉड्यूलेशन प्रतिशत की गणना करें, यानी मॉड्यूलेशन कितना परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ। अगर सिग्नल हमारे पास 8 है और ये 12 है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका कर देते हैं 12 8 96 कर देते हैं, ठीक है। या मान लो कुछ डिवाइड कर देते हैं, कुछ भी करके कुछ लोग कर ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर 67 आता है। कैसे आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 12 से गुणा नहीं करानी, बस इसमें क्या कराना है कि आप ऐसा कराइए कि 8/12 कराइए। 8/12 यानी कि छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, गुणा करा लीजिए 100। जब इसको आप काटोगे तो आपके पास 66 या 67 आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे। तो हर बार गुणा करा के आंसर नहीं, कुछ लोगों ने ऐसे भी किया था। प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया था कि 12 को ऊपर रखा था, 8 को नीचे कर दिया था और 100 करा लिया था। तो काटोगे तो 2 बार कटेगा, 4 से काटा 25 आ गया था, और इसको कर दिया तो 6 तो 25 छिंगा 150। तो लोगों ने 150 आंसर लगा दिया था। ऐसा नहीं है, आपको छोटी वैल्यू ऊपर रखनी है मॉड्यूलेशन प्रतिशत में, और नीचे वैल्यू। आप कहोगे सर छोटी वैल्यू क्यों रखनी है, तो अरे भैया जब मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि उसके पास आवृत्ति कम होती है, तो उसको हम लोग ज़्यादा आवृत्ति देने के लिए उसका दूसरी तरह से उसका मॉड्यूलेशन करा देते हैं। छोटी चीज़ तो ऊपर ही रहेगी भाई, उसका सुपर इम्पोज करा रहे हैं, नीचे बड़ी वैल्यू नीचे रहेगी, बस गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि MS वर्ड की विशेषताएं दस्तावेज एक सूची बनाने में। देखो सूची बनाने में MS वर्ड का यूज़ होता है, लिखने पढ़ने में MS वर्ड का यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो मैं बताऊँ बुलेटिन एंड नंबरिंग, ये ध्यान रखना। बुलेटिन एंड नंबरिंग इसका राइट आंसर था, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने बताया MS तो ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। यूनिक्स, ओरेकल, जावा, तो इसमें जावा हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको एक बार चेक करिएगा इस क्वेश्चन को कि शायद होता है या नहीं, मुझे इसमें डाउट है कि शायद जावा इसका राइट आंसर होता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संदर्भ में एक संख्या प्रणाली नहीं है, तो संख्या प्रणाली कौन सी नहीं है, एक पेंटा वाली संख्या प्रणाली नहीं। ऑक्टल भी है, दशमलव भी है, बाइनरी भी। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर होते हैं, दशमलव नंबर होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं, लेकिन पेंटा जो होता है पेंटा से खाली हमारे कंप्यूटर में नहीं होती है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब गेट से क्वेश्चन आने लगते हैं, बस यही क्वेश्चन बनते हैं। यूनिवर्सल गेट के बारे में आपको पता ही होगा क्या होता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बस अब फिर गेट से बस यही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि MS वर्ड की उन विशेषताओं की पहचान करें जो किसी अक्षर के पार्ट को आकार को बढ़ाने, यानी कि MS वर्ड जब हम लोग लिखते हैं तो किसी का हमें आकार बढ़ाना, बोल्ड करना, तो किस टेप का यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बढ़ाना है तो ड्रॉप कैप, ड्रॉप मतलब तो नीचे के भी इशारा करेगी, ड्रॉप कैप नहीं तो हमारा टेप स्टॉप जो होता है शायद उससे हम इसको बढ़ाते हैं। इसको भी देख लेना, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आंसर यही होगा, क्योंकि फुट नोट तो होता नहीं है, या तो और ड्रॉप यानी नीचे नहीं करना, बढ़ाना है तो इसको हम लोग टेप स्टॉप को इसमें यूज़ करते हैं। और फिर वही क्वेश्चन मॉड्यूलन का कि मॉड्यूलन क्या है, सभी ये हमारा एनालॉग भी होता है मॉड्यूल में, डिजिटल परिपथ भी होता है, तो यानी कि सारे हो जाएंगे। आपने देखा नहीं AM PM भी तो इसके बारे में बता रहे थे, इसकी फ्रिक्वेंसी भी बताई थी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास जो म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी होती है, म्यूज़िक की, वो हमारे पास कितनी होती है फ्रिक्वेंसी बताइए, वो होती है 20 से 20,000 हर्टेज। अब अगर हर्टेज आपको दे रखा है तो आप इसकी बेंड चौड़ाई निकाल सकते हैं। बेंड चौड़ाई क्या होती है, फ्रिक्वेंसियों का अंतर होता है। अगर आपसे वीडियो की पूछ दी जाए, नहीं दृश्य की पूछ दी जाए, तो वो किस में होती है, मेगा में होती है, वो होती 1500 से 1506। आप इनको एक बार लिख लीजिए, मैं लिखा दूंगा अभी। कंप्यूटर का आप एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, तो समझना जो होता है, समझना क्या कंप्यूटर के द्वारा किया जाए, कंप्यूटिंग की जाती है, आउटपुट किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, लेकिन समझना कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप याद करके रखिएगा। जो हमारे पास स्पीच होती है यानी भाषण, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास होती है, ध्यान रखना आप लोग, इसकी जो बैंड विड्थ आती है ये यानी कि 300 से, अब जो फ्रिक्वेंसी लिखा रहा हूँ 300 से हमारे पास होती है 3100, ठीक है, हर्टेज।
ये हमारे पास स्पीच की फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपको इसमें बैंड चौड़ाई निकालनी है तो 3100 से 300 घटा देना, यानी F2 माइनस F1 क्या होता है, बैंड चौड़ाई होती है, तो आपका बैंड चौड़ाई मिल जाएगी। ये स्पीच की यानी भाषण की। अभी मैंने बताया बोलने की फ्रिक्वेंसी या संगीत की फ्रिक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे कि भाई तरंगों के बारे में याद नहीं कि मतलब जो सुन सकते हैं वो हमारे 20 हर्ट्ज की 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं, तो वो हमारी म्यूज़िक की हो गई। अगर दृश्य की बात करें तो हमारे मेगा में आती हैं, यानी वीडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वीडियो फ्रिक्वेंसी की हमारे पास जो मेगा में होता है, इसका आंसर वीडियो फ्रिक्वेंसी। तो वीडियो की अगर बात करें हमारे पास होती है 1500 से होती है 1506, यानी कि इसकी जो बैंड विड्थ आती है 6 मेगाहर्ट्ज़ आती है। और अगर हम लोग कंप्यूटर डेटा की बात करें, कंप्यूटर डेटा, तो इसके पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास इसमें होती है 2000 से इसका 600 आता है ना, तो 2000 से 2600, यानी 2000 से 2600, तो 2000 से 2600 होता है। तो इसका जब हम लोग बैंड विड्थ निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। ये हमारे पास कंप्यूटर डेटा की फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल, आपको रिव्यू करवाएंगे इसी चैनल पर और आपको डिक्टेशन भी इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट और आपको कट ऑफ की भी इस पर अपडेट मिलेगी जैसे आपका पेपर होगा। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। आप एक बार अपना स्क्रीन जरूर देखना जब पेपर देना कि उस पर 0.5 लिख के आ रहा है या फिर 0.25 लिख के आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इस बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक ऑफ एग्जाम।